Hello everyone, once again welcome to my channel Love Civil Engineering. Hope you all are doing well in this pandemic and cyclonic situations. So in our last video we have studied about the basics of RCC and the fundamentals of the subject. If you have missed it, then please check the link given in the description and please see the video as it has important concepts related to RCC. Okay, so let's start our today's video without much ado. So today we will start from some gate questions that is related to the previous video. Like in the previous video we didn't get enough time, so today we will start with some questions. So the first question is, in the limit state design method of concrete structure, the recommended partial material safety factor for steel according to IS 456 is, we have studied that for LSM the partial safety factors are used for both steel and concrete. Now for concrete the partial safety factor we use is 1.5, okay, as per IS 456, and for steel it is 1.15. This we have studied in our previous video. Okay, so this question was 2004 question, 1 mark question. So here the answer is if the partial safety factor is asked for the steel, so the answer will be B, 1.15. Next question, the partial safety factor of safety for concrete as per IS 456 is, here it is asked for the concrete in the year 2005. Okay, so the answer will be 1.5, correct. Now this is a very fundamental question that is asked. This is a 2 mark question. This is like NAT question. Okay, the filling the blanks question, it carries 2 marks in GATE exam. Okay, now this is according to the concept of LSM, limit state method, as per IS 456 2000, the probability of failure of the structure is dash. मीन्स अकॉर्डिंग टू LSM हमारा स्ट्रक्चर का फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. हमें ये तो पता है कि लास्ट वीडियो से कि LSM एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है और WSM है डिटर्मिनिस्टिक मेथड, राइट. सो LSM के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर का फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब इसका आंसर आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो. ठीक है, लास्ट में इसका आंसर आएगा आपका 0.0975. इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है कि है क्या चीज. ठीक है, तो अब आप पहले ये सोचो कि एक स्ट्रक्चर कब फेल हो सकता है, व्हेन अ स्ट्रक्चर विल फेल. ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि जब हमारे डिजाइन लोड से, मतलब हमने जितने लोड के लिए डिजाइन किया था उससे ज्यादा लोड आ जाएगा. ठीक है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन लोड एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, आपको याद होगा कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारा. ठीक है, तो उस हिसाब से 5% इंटू स्ट्रेंथ इज 95%. ठीक है, मतलब 95% चांस इसका है और 5% चांस इसका है. ठीक है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी दिस मच. सेकेंड कंडीशन क्या है जिसमें कि स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, हमारा लोड जो है वो डिजाइन लोड से कम आया. मींस यहाँ पे लोड के रेस्पेक्ट में वी आर ऑन द सेफर साइड, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम हो गया विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीक है और लोड स्ट्रांग है, तो सेम प्रोबेबिलिटी 95 इंटू 5%. देन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट केस क्या होगा कि लोड भी ज्यादा आ गया डिजाइन लोड से और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कम है. ठीक है, तो इन दोनों के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स क्या क्या है, 5% इंटू 5%, मतलब 5% चांस है कि जो हमने डिजाइन लोड किया था उससे लोड ज्यादा आ जाए.
ठीक है, और 5% चांस है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाए मटेरियल की जो हम यूज करते हैं। समझ पाए आप ये इसका मीनिंग? तो दिस नाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं आज के क्लास पे और फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास बहुत जरूरी है, सो प्लीज एवरीवन आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे द स्टडी ऑफ द एनालिसिस ऑफ आरसीसी बीम। मैंने आपको बोला था कि आरसीसी में बीम के दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक है एनालिसिस प्रॉब्लम और एक है डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द assumptions इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्चर। पहले हम फ्लेक्चर पढ़ेंगे, आपको याद होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दो चीजें होती है। तो पहले हम फ्लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको कोड बुक में मिल जाएगा क्लास 38 में। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नो कोड बुक इज अलाउड, सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, फर्स्ट आपका assumptions है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सेस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मीन्स बेंडिंग के बाद भी ये जो प्लेन है क्रॉस सेक्शन का, ये प्लेन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। ओके, दिस विल रिमेन प्लेन। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटरमोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज 0.0035। ये हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज आप याद रख देना। ठीक है, सिमिलरली द मैक्सिमम स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू Fy by 1.15 ES plus 0.002। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट और ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, ये कंक्रीट के लिए है और ये स्ट्रेन है स्टील के लिए। ठीक है, तो ये दो आप बाय हार्ट कर लो। ठीक है, ये हम डायग्राम में देखने वाले हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज अज्यूम टू बी पैराबोलिक। ठीक है, ये भी इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई में आ सकता है, छोटे मोटे आपके कैंपस वाले इंटरव्यूज में आ सकता है, कहीं पे भी। और ये बहुत फंडामेंटल चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो कर्व है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का फॉर कंक्रीट, ये है पैराबोलिक। ओके, सो ये देखिए, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। दिस इज द आइडियल कर्व फॉर कंक्रीट क्यूब, जो हम टेस्टिंग करेंगे लैब में। कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालने हमको ये वैल्यू मिलेगा। ओके, लेकिन हम जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या करते हैं? हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर ताकि कम ले हम लोग स्ट्रेंथ। ठीक है, ताकि हम लोग सेफर साइड पर रहें। लेकिन फॉर डिजाइन वी अगेन डिवाइड बाय अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के लिए हमने अभी क्वेश्चन देखा, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं हम लोग? 1.5। ओके, तो 6.07 FCK by 1.5 comes out to be 0.446 FCK, राइट? सो ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.67 by FCK, दैट इज 0.446 FCK। ओके, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद होगा? आगे डायग्राम में मैं आपको समझा दूंगी। वीडियो एंड तक आई होप ये सब आपको मैं याद रखवा पाऊं। ठीक है, चलो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 1.5, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज 0.446 FCK, बस। और ये डिजाइन स्ट्रेंथ 0.67 FCK। ठीक है, 3 कर्व्स होते हैं और ये पैराबोलिक होता है और डिजाइन में हम ये लेते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आया कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हमें पता है कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन। तो जो पूरे हमारे जो आरसीसी जो बीम है, इसमें क्या करते हैं? कंक्रीट का जो ये यहाँ पे रेनफोर्समेंट अगर हो गया तो पूरे कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ,
the stresses in the reinforcement are taken from the type of stress strain curve with partial safety factor 1.15. ठीक है, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं partial safety factor, और ये हो गया उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, ये Fy क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, लेकिन हम मटेरियल के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दैट्स वाई वी डिवाइडेड बाय अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.15, तो इट कम्स आउट टू बी 0.87 Fy. ठीक है, ये माइल्ड स्टील के लिए हो गया. वैसे ही फॉर 250, 500 ग्रेड स्टील डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, हम इंडिविजुअल ग्राफ से हम लोग ये निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. ठीक है, जैसे कि देख लो, फॉर Fe415 हो गया 0.87 इंटू Fy415, तो ये आ जाएगा. Fe500 के लिए 0.87 इंटू 500. ठीक है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट वैल्यूज आते हैं. क्लियर है? होप एजम्पशंस आपको क्लियर हो गया पूरा सब. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगली आरसीसी बीम. ठीक है, देखो जल्दी, ये है आपका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू. दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम, दिस इज द होल डेप्थ ऑफ द बीम कैपिटल डी. ठीक है, और ये आ गया आपका रेनफोर्समेंट. ठीक है, फिर रेनफोर्समेंट के सेंटर से जो बार है उसके सेंटर से टॉप मोस्ट फाइबर इन द कॉम्प्रेशन साइड, ये ऊपर के साइड को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्रेशन साइड और नीचे को बोल सकते हैं टेंशन साइड. ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द टॉप ऑफ द कॉम्प्रेशन फाइबर का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी विच इज नोन एज द इफेक्टिव डेप्थ. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ. मतलब ये डेप्थ जो है ये मेन जो स्ट्रेंथ है लोड कैरिंग में ये काम करता है. ठीक है, ये जो नीचे वाला है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द आउटर मोस्ट फाइबर इन द टेंशन साइड, ये जो है ये इफेक्टिव कवर बोलते हैं इसको. ठीक है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर एस्थेटिक रीजंस. ठीक है, चलो. और नॉमिनल कवर क्या होता है, एंड ऑफ द रेनफोर्समेंट टू एंड ऑफ द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द कॉम्प्रेशन साइड, ये जो होता है ये होता है नॉमिनल कवर. ठीक है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ. ये रेनफोर्समेंट के एंड से एंड ऑफ द बीम इन द टेंशन साइड, इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर. और अगर डाया मिला दो तो आ गया, हाफ ऑफ द डाया मिला दो तो आ जाएगा इफेक्टिव कवर. होप ये पूरा क्लियर है आपको. देन वी विल कम टू द स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है, स्ट्रेन कैसा होगा, अभी हमने एजम्पशंस में पढ़ा कि कंक्रीट का स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट फाइबर इज 0.0035, राइट. फिर इन द टेंशन साइड इज 0.87 Fy/Es प्लस 0.002, अभी एजम्पशन में पढ़ा हमने. ठीक है, ये क्या है 0.002, दिस इज द प्रूफ स्ट्रेस. ठीक है, दिस इज द प्रूफ स्ट्रेस, सॉरी प्रूफ स्ट्रेन. ओके, प्रूफ स्ट्रेन इज द ये आपको हेल्प करता है प्रूफ स्ट्रेस निकालने में. ठीक है, जहां पे आपका जो कर्व होगा अगर वो पैराबोलिक कर्व है तो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ स्ट्रेन. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस डायग्राम. ओके, स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, अभी हमने देखा था मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होता है 0.446 FCK. ठीक है, ये ग्राफ, ये जो प्लॉट है ये दिस विल कम स्ट्रेट अप टू द डेप्थ ऑफ 3/7 ऑफ XU एंड इसके बाद इन द रेस्ट 4/7 ऑफ XU इट फॉर्म्स अ पैराबोलिक शेप. ये पैराबोलिक शेप हो जाता है. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव हमने देखा था कॉम्प्रेशन साइड, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो है टेंशन साइड. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव द टोटल रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्स विल एक्ट एज C एंड द रिजल्टेंट टेंशन फोर्स विल एक्ट एज T. ठीक है, अलोंग द रेनफोर्समेंट. ठीक है, तो हो गया, बस इतना ही है. और XU क्या है आपका, XU इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मीन्स न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा, एंड XU इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड द
टॉप मोस्ट फाइबर इन द कंप्रेशन साइड, ठीक है, ये ऊपर के साइड से, ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आएगा टिल 3/7 ऑफ XU मीन 0.42 XU एंड रेस्ट इज 4/7 ऑफ XU, ठीक है। तो जहां पे कॉम्प्रेसिव फोर्स रिजल्टेंट लगेगा वो है C एंड द टेंशन फोर्स रिजल्टेंट इज T, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 T क्या है, टेंशन फोर्स, स्ट्रेस इनटू एरिया, हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या था 0.87 FY प्रीवियसली हमने देखा, इनटू द एरिया ऑफ स्टील, ये हो गया टेंशन फोर्स, टोटल टेंशन फोर्स। सिमिलरली टोटल कंप्रेशन फोर्स, इसको C भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में CU भी लिखा रहता है, दैट इज 0.36 FCK XUB, ठीक है। ये दो चीजें है ना, आप याद रख लो, ठीक है। एंड जब आप बार बार क्वेश्चंस करोगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी। आरसीसी पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चंस करो, ठीक है। इसको बैठ के हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो C और T क्लियर है आपको, ये आ जाएगा 0.87 FYST एंड 0.36 FCK XUB, ठीक है। तो ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन 0, स्ट्रेस 0 एंड दीज आर द वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। तो ये पॉइंट्स मैंने समराइज करके बस यहाँ पे लिख दिया है। अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035, ये सब, स्ट्रेस एट 0 इज न्यूट्रल एक्सिस 0, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज 446 FCK, स्ट्रेस इन स्टील इज 0.87 FY, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो हम लोग को एनालाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ओके। सो आवर स्टेप 1 इज दैट वी हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हमें XU पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आवर फर्स्ट स्टेप फॉर एनालाइजिंग द आरसीसी बीम इज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये सारे नोटेशंस आपको पहले ही पता है, C क्या है, T क्या है, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम है, D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। चलो फिर हम लोग XU कैसे निकालेंगे, XU कैसे निकालेंगे, दिस इज बाय इक्वेटिंग टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन। ये हमारा जो बीम है, ये जो बीम है, हम क्या एज्यूम करें कि ये अंडर इक्विलिब्रियम है, इसमें कुछ मूवमेंट या कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम सेटिस्फाई कराने के लिए कंप्रेशन साइड में टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, ठीक है। तो 0.87 FYAST विल बी इक्वल टू 0.36 FCK XUB। तो यहां से हमारा XU निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, पहले आप XU निकालना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे टू फाइंड द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मीन्स XU मैक्स। अब देखो XU, कोई बोलेगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, कोई बोलेगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, नो, ऐसा नहीं होता। तो ये XU की एक लिमिट होती है, वो सेट किया गया है बाय IS 456 कोड, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट XU, ओके। तो दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रिड ऑफ स्टील, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो आगे हम देखेंगे और करेंगे, ठीक है। तो या ये हो जाएगा आपका फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, आपका XU मैक्स बाय D का वैल्यूज गिवन है इन द कोड, दैट इज फॉर 250 इट इज 0.53, 415 के लिए 0.48 है, 500 के लिए 0.46 है। इसका क्या मतलब है, फॉर FE 415 आपको XU मैक्स बाय D इज इक्वल टू गिवन है वैल्यू 0.48, तो यहाँ पे आपसे XU मैक्स निकालना पड़ेगा इंटू D करके, D तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको XU मैक्स निकालना पड़ेगा और आपका XU निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वी विल कंपेयर दिस टू वैल्यूज XU एंड XU मैक्स फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये तीन जो वैल्यू है ना, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो ठीक है, कोड बुक में आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस 3 वैल्यूज फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ द एक्सयू, पहले तो स्टेप 1 था एक्सयू निकालो, फिर स्टेप 2 क्या था एक्सयू मैक्स निकालो, फिर इन थर्ड स्टेप क्या था इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, ये कंपैरिजन क्या निकलेगा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का है। ठीक है, ये आपको क्लास G 1.1 में मिल जाएगा इन IS 456। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज द मोमेंट of the couple formed by two equal and opposite forces, that is compression and tension। ये जो C है और ये जो T है, ये एक आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक कपल बनाते हैं। ठीक है, एक मूवमेंट बना रहे हैं, तो ये मूवमेंट मतलब फोर्स इनटू द लीवर आर्म डिस्टेंस। इसको D माइनस 0.42 क्या होता है, ये होता है लीवर आर्म डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फोर्स इनटू द लीवर आर्म डिस्टेंस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि LSM किस पे काम करता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अल्टीमेट लोड्स पे काम करता है। ठीक है, ना कि यील्ड पे। यील्ड वर्किंग लोड पे काम नहीं करता है, ये अल्टीमेट लोड पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्टीमेट मोमेंट निकालेंगे MU। व्हाट इज MU? दिस इज फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, C और T दोनों दो फोर्सेस है, तो दो मूवमेंट्स आपके निकलेंगे कपल, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। ठीक है, तो फ्रॉम ये देख लो, मूवमेंट MU इज इक्वल टू अल्टीमेट मूवमेंट इज इक्वल टू C इंटू लीवर आर्म इज इक्वल टू T इंटू लीवर आर्म। ठीक है, तो हम लोग जब कॉम्प्रेशन साइड से देखेंगे, कॉम्प्रेशन साइड से जब देखेंगे C इंटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस इज द मूवमेंट, एंड जब टेंशन साइड में देखेंगे तो T इंटू द लीवर आर्म डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो देख लो, तो दिस इज द फोर्स इंटू लीवर आर्म 0.36 FCK XUB इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, यहाँ से D कॉमन निकाल के आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप ये याद रख लो, अदरवाइज इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। आप प्लीज रिमेम्बर दिस वन, और दिस मैं यहाँ पे हैशटैग का सिंबल दे रही हूँ, ये याद रखना है। नहीं तो ये याद रख लो, ये MU लिमिटिंग है। ठीक है, दिस इज Q लिम इंटू BD स्क्वायर। ये जो BD स्क्वायर को इसको रखा और ये पूरे फैक्टर को हमने सॉल्व करके ले लिया Q लिमिटिंग। ठीक है, इसके क्या वैल्यूज है आगे देखेंगे। तो मेन आप ये याद रख लो, दिस इज फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली फ्रॉम द टेंशन साइड क्या होगा, सिंपल है, T इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस, T इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख लो 0.87 FYAST इंटू D माइनस 0.42 XU। यहाँ से D कॉमन निकाल के देखो, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बीच का जरूरत नहीं है, उसके बाद ये याद रख लेना। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस XU का जो वैल्यू हमने पहले देखा था वो बस डाला गया है। ठीक है, इसको याद रखने का अच्छा तरीका है 0.87 FYAST, तो पहले से ही याद रखा हुआ है, आपका टोटल टेंशन है, बस इंटू D 1 माइनस FY बाई FCK। स्टील ऊपर रहेगा, कंक्रीट नीचे रहेगा, और स्टील के रिलेटेड स्टील का करस्पॉन्डिंग एरिया, कंक्रीट का करस्पॉन्डिंग एरिया। ठीक है, ये ट्रिक है छोटा सा, जिससे आपको याद रहने में मदद होगी। FY बाई FCK, स्टील बाई कंक्रीट, स्टील के रिलेटेड एरिया ऑफ स्टील और कंक्रीट के रिलेटेड एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब B इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये भी याद रख लो, जहां पे हैशटैग लगा हुआ है वो आपको याद रखना है। तो क्लियर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है गेट में, IS में और आपके सेमेस्टर में, तीनों के लिए ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और गेट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। हम अभी करने वाले हैं गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली। ओके, तो क्लियर है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C इंटू लीवर आर्म, T इंटू लीवर आर्म। ओके, और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, कोई चारा नहीं है और। ठीक है, देख लो जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा था लास्ट में, Q लिमिटिंग पढ़ा था, ये वाला जो पूरा फैक्टर को सॉल्व करके। ठीक है, IS कोड बुक में डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, Fe 250, 415, 500।
आपका एक्सयू मैक्स बाय डी फॉर्मूला क्या था, ये था, ये 3, और यहाँ पे मैंने मिला के एक टेबल लिख दिया। ठीक है, आपको डिफिकल्टी नहीं हो, आप एक साथ सब कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, कोड बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे अवेलेबल है, मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो 250 के लिए 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर, 415 के लिए 138, 500 के लिए 0.133। ठीक है, यही पूरा रट्टा जैसे याद रख लो, पेपर में लिख के दीवार में चिपका देना। ओके, ये कैसे आया 0.148, ये पता है आपको, एफसीके का ये क्या, यहाँ पे एक्सयू बाई डी का वैल्यू डाल देना, और एफसीके तो बाहर रह गया, एफसीके बीडी स्क्वायर, एक्सयू बाई डी का वैल्यू डालना और ये सॉल्व करना है। बस वो करना नहीं है आपको डायरेक्ट यू रिमेम्बर दीज 3 वैल्यूज, these 3 values and these 3 values। ओके, अब मैंने बोला था परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, दैट इज AST बाई BD, एरिया ऑफ स्टील बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। बट यहाँ पे जो D है वो है इफेक्टिव डेप्थ यूज करना, टोटल डेप्थ यूज मत कर देना। ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे AST का फॉर्मूला डाल दो, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन करके, ये भी निकल जाएगा। और लिमिटिंग डेप्थ क्या है, मतलब मैक्सिमम, सॉरी लिमिटिंग डेप्थ बोला मैंने, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है, मतलब मैक्सिमम इतना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये हो गया। बस एक्सयू की जगह पे एक्सयू लिमिटिंग डाल दो। ठीक है, जहां पे भी लिमिटिंग का क्वेश्चन आता है वहां पे एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग डाल दो, या फिर ये एक्सयू लिमिटिंग क्या है, दूसरा वर्ड इसका एक्सयू मैक्स। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, AST बाय BD। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी सब कुछ पढ़ लिया हमने, एक्सयू पढ़ लिया, एक्सयू मैक्स पढ़ लिया, PT पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR या फिर MU पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो RCC बीम हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड। नाउ अंडर रेनफोर्स में क्या होता है, एक्सयू और एक्सयू मैक्स दोनों कैलकुलेट करोगे, अगर एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से कम आया तो वो अंडर रेनफोर्स्ड है। अब अंडर रेनफोर्स्ड का मीनिंग क्या है, सिमिलरली देख लो, बैलेंस सेक्शन में एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स आएगा और ओवर रेनफोर्स में एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स आएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ स्टील देख लो, लेस देन P लिमिटिंग आएगा इन अंडर रेनफोर्स्ड। इसको ऐसे शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं UR सेक्शन। ठीक है, इधर बैलेंस सेक्शन में PT इज इक्वल टू PT लिमिटिंग आएगा और ओवर रेनफोर्स में PT इज ग्रेटर देन PT लिमिटिंग आएगा। यहाँ पे अंडर रेनफोर्स में देखो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो टेंशन साइड फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो MU इज फाउंड फ्रॉम द टेंशन साइड फॉर्मूला, या फिर कॉम्प्रेशन साइड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक क्योंकि इसमें इजी होता है, डायरेक्ट AST दिया रहता है, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमेशा इकोनॉमिकल सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, देखो स्टील रेनफोर्समेंट फेल्स फर्स्ट। ठीक है, अंडर रेनफोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपके एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील जो है वो पहले फेल होता है। ठीक है, मीन्स द स्टील रीचेस इट्स यील्ड स्ट्रेन वैल्यू अर्लियर देन कंक्रीट। बाहर का कंक्रीट ठीक होता है लेकिन अंडर का स्टील पहले फेल होता है, जिसकी वजह से इसको हम डक्टाइल फेलियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होने से फायदा क्या है, व्हेन स्टील फेल्स, आपको पता है डक्टाइल फेलियर में वो सफिशिएंट इंडिकेशन देता है, टाइम देता है बिफोर फेलियर। ठीक है, लेकिन ब्रिटल फेलियर में क्या होता है, सडन फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए UR सेक्शंस आर द बेस्ट सेक्शंस, और हम सारे बीम को UR सेक्शन में, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के हिसाब से ही हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, आ जाओ बैलेंस सेक्शन पे। बैलेंस सेक्शन में हम MU किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस सेक्शन में हमारा इकोनॉमिकल सेक्शंस नहीं आते हैं। ओके, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर डिजाइन्स अंडर UR सेक्शन। अब आ जाओ ओवर रेनफोर्स्ड में, इसमें अनइकोनॉमिकल सेक्शंस होते हैं। फिर MU लिमिटिंग आप इसी कॉम्प्रेशन साइड से निकालोगे। यहाँ पे ओवर रेनफोर्स में क्या होता है, कंक्रीट पहले फेल हो जाता है बिफोर स्टील,
ठीक है, कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, वो पहले फेल होगा तो क्या होगा, सडन फेलियर हो जाएगा। हम घर पे बैठे हैं और टूट गया सब बीम, ठीक है, उस टाइप का केस हो जाएगा। इसमें हम लोग इंडिकेशन टाइम नहीं मिलता है कि भाई फेल होने वाला है, घर से निकलो या फिर घर फिर से रिपेयर में लगाओ, वो इंडिकेशन ओवर इन्फो सेक्शन में नहीं होता है। इसकी वजह से हम ये डिजाइन नहीं करते। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आ गया XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स, देन हम इसको रीडिजाइन करने का कोशिश करते हैं, नहीं तो डबली रेनफोर्स सेक्शन हम डिजाइन करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। चलो, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन डायग्राम में डिफरेंस क्या है, देखो ये तो ओरिजिनल स्ट्रेन डायग्राम है नॉर्मल, ये तो हमारा हो गया XU। ठीक है, अब देखो अंडर रेनफोर्स में क्या आता है, XU कम आता है XU मैक्स से। देखो ये XU मैक्स है, ठीक है, ये XU मैक्स है। और क्या बोला गया है अंडर रेनफोर्समेंट में कि स्टील पहले फेल हो जाएगा, जबकि कंक्रीट अपने यील्ड तक पहुंचा भी नहीं होगा। ये जो डॉटेड लाइन आप समझ रहे हो, जब तक कंक्रीट अपने यील्ड स्ट्रेन पे नहीं पहुंचा होगा, उससे पहले ही स्टील अपने यील्ड स्ट्रेन पे पहुंच गया, मतलब स्टील विल फेल फर्स्ट। समझ में आया? और कंक्रीट फेल नहीं हुआ है, और इतना सब बचा हुआ है और स्ट्रेन इसमें कंक्रीट में। ठीक है, दिस इज लेफ्ट। तो यहाँ पे अंडर इन्फो सेक्शन में स्टील फर्स्ट फेल होता है। ठीक है, अब आ जाओ ओवर इन्फो सेक्शन में। कंडीशन क्या है, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स। डायग्राम से समझ पा रहे हो, इतना ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टील पहुंचा नहीं है अपने यील्ड स्ट्रेन पे, लेकिन कंक्रीट पहुंच गया। देखो डॉटेड लाइन, कंक्रीट पहुंच गया लेकिन स्टील नहीं पहुंचा है अपने यील्ड स्ट्रेन पे, तो यहाँ पे कंक्रीट फर्स्ट फेल हो जाएगा। ओके, सो ये क्लियर है। अंडर एनफोर्समेंट में स्टील विल फेल फर्स्ट, ओवर एनफोर्समेंट में कंक्रीट विल फेल फर्स्ट। ये क्लियर है पूरा चार्ट आपको, होप। ठीक है, चलो अभी हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, गेट क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द डिजाइन प्रॉब्लम। विद द डिजाइन प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ये 2012 का एक 1 मार्क का क्वेश्चन है। एज पर IS 456/2000 इन LSM डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, द स्ट्रेन इन द रेनफोर्सिंग बार अंडर टेंशन एट अल्टीमेट स्टेट शुड नॉट बी लेस देन। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ये ग्राफ में ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, दिस ऑप्शन डी। ओके, ये डायग्राम में अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, इन अ रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन गिवन इन द फिगर, द नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द बीम इज। नॉमिनल कवर पूछा है, मैंने आपको बोला था नॉमिनल कवर क्या है। ये बीम देख लो, ये रेनफोर्समेंट देख लो। रेनफोर्समेंट के सेंटर से ये क्या होता है, ये इफेक्टिव डेप्थ होता है, और सेंटर से नीचे तक क्या होता है, ये इफेक्टिव कवर होता है। लेकिन एंड ऑफ द रेनफोर्समेंट से डेप्थ ये क्या होता है, ये नॉमिनल कवर होता है। क्लियर है, ये होता है नॉमिनल कवर। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया है, रेनफोर्समेंट दिया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया है गया है, ये है स्टिरप्स। ठीक है, और ये स्टिरप्स का जो डाया है वो 12 फाई का, मतलब ये फाई सिंबल रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को। ठीक है, 12 mm डाया का 2 लेग्ड स्टिरअप है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो व्हाट विल बी द नॉमिनल कवर। इफेक्टिव कवर कितना दिया गया है, देखो डायग्राम में अच्छे से, सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू नीचे 50 दिया गया है। तो इफेक्टिव कवर माइनस डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट बाय 2, यहाँ पे क्या होता है ये, ठीक है, डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट बाय 2 माइनस डाया ऑफ द स्टिरअप। ठीक है, नॉमिनल कवर क्या है, उसमें कुछ नहीं आता, पूरा ये है आफ्टर रेनफोर्समेंट। तो डाया बाय 2 में इफेक्टिव कवर इंक्लूडेड है, तो उसको माइनस बाय 2 करो और डाया ऑफ द स्टिरअप माइनस करो। तो 50 माइनस, यहाँ पे देखो 3 बार का डाया दिया 16 mm, तो 16/2 माइनस डाया ऑफ द स्टिरअप 12, तो आ गया 30 mm। आपका ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो, अकॉर्डिंग टू IS 456 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU balanced for a balanced reinforced concrete section is correct. Now XU balance depend on the grade of concrete only, it depend on the grade of steel only, it depend on both grade of steel and concrete, या फिर does not depend on the grade of steel of concrete. हम लोगों ने देखा था कि XU max किस पे है डिफरेंट ग्रेड के लिए, 415, 250, 500 के लिए तीन वैल्यूज अभी देखा था. तो आंसर क्या होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील. करेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन गिवन बिलो, द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर आर फ्रॉम IS 456 आर गिवन. ठीक है, यहाँ पे पूछा है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन निकालने, MOR निकालने. ठीक है, देखो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, NAT टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है. ये दिया गया है, B दिया गया है 200 mm, D दिया गया है 3, इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है 300 mm, FCK कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 25, FE 415 का स्टील है, 4 बार है 12 mm का, और ये स्ट्रेस डायग्राम भी दिया गया है. ठीक है, C दिया गया है. और XU मैक्स आपको FE 415 के लिए 0.48D, ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है. अब ये गेट एग्जाम है, यहाँ पे भी ऐसे लंबे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, और ये आए हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है. ठीक है, बट आपको फटाफट सॉल्व करना है. लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है. B दिया गया है AST. व्हाट इज AST? 4 बार है हमारे पास जिसके डाया है 12 mm, तो π/4 इंटू D² हो गया एक डाया का, एक बार का एरिया, इंटू 4 कर दो, टोटल AST आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, टू फाइंड द XU, जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉम्प्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन करके. देखो, टोटल कॉम्प्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन, डाल दो सारे वैल्यूज, सब कुछ तो गिवन है. FY इज 415, AST जो कैलकुलेट किया, FCK इज 25 गिवन, B इज 200, इट इज गिवन. तो XU का वैल्यू आ गया. फिर XU मैक्स का वैल्यू क्या है, फॉर FE 415 है हमारा 0.48D. डाल दो वैल्यू. तो देखो अब कंपेयर करो, क्या आ रहा है यहाँ पे, XU इज लेस देन XU मैक्स. सो हमारा कंक्लूजन क्या आया कि ये जो बीम है वो अंडर रेनफोर्स्ड बीम है. ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो. कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हो, कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड, कोई भी डाल सकते हो. 0.36 FCK, XUB, D - 0.42 XU. ठीक है, सारे वैल्यूज यहाँ पे पता है. FCK, XU जो निकला है, XU मैक्स मत डालना क्योंकि यहाँ पे अंडर रेनफोर्स्ड आया, तो XU ही डालना है हमको. B सब डाल दो. आपका वर्चुअल कैलकुलेटर गेट में यूज कर सकते हो आप, तो कर लो. नहीं तो सेमेस्टर एग्जाम है तो नॉर्मल कैलसी जो होता है वो यूज कर लेना. एंड द आंसर इज 42.77 किलोन्यूटन मीटर. ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर है, तो यू हैव टू टाइप दिस आंसर. इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं गेट में. ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया. तो आपको पता चल गया कि गेट में भी ऐसे लंबे क्वेश्चंस आते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है, चलो अभी बहुत लंबी क्लास हो गई. नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, एंड हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, एक डिजाइन का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि सेमेस्टर स्टूडेंट्स को हेल्प होगा और वो आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है, तो टिल देन चलो बाय. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लव सिविल इंजीनियरिंग फॉर मोर वीडियोस.